नमस्कार। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन खबर दुनिया की में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। आज के हमारे इस बुलेटिन में हमारा मुख्य फोकस होगा इजराइल हमास संघर्ष के 1 साल पूरा होने पर, जिसमें हम न सिर्फ पिछले 1 साल के घटनाक्रम का ब्यौरा आपको देंगे, बल्कि इस व्यापक होते संघर्ष के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा भी करेंगे। वहीं हमारा दूसरा फोकस भारत और मालदीव के मजबूत होते संबंधों पर होगा। दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही आपको बताएंगे आज की बड़ी अंतर्राष्ट्रीय खबरें। सबसे पहले हेडलाइंस। इजराइल पर हमास के आतंकी हमले के 1 साल पूरे, 1 मिनट का मौन रखकर मृतकों को दी गई श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा, यह अस्तित्व की जंग है, आतंकियों को जड़ से खत्म करने तक जारी रहेगा युद्ध। हमास हमले का 1 साल पूरा होने पर इजराइल पर गाजा, लेबनान, यमन से दागे गए रॉकेट। हिजबुल्लाह का हाइफा शहर को निशाना बनाने का दावा। इजराइल ने रॉकेटों को मार गिराने का किया दावा। लेबनान की राजधानी बेरूत पर इजराइल की भीषण बमबारी जारी। हिजबुल्लाह के गढ़ वाले इलाके को बनाया निशाना। लेबनान के 10 अग्निशमन कर्मियों की मौत। एयर फ्रांस ने बेरूत और तेल अवीव की रद्द की उड़ानें। मालदीव के राष्ट्रपति मोइज़ू की पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक। दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते। पीएम मोदी ने कहा, भारत संकट के समय में मालदीव के लिए सबसे पहले खड़ा रहा। भविष्य की साझेदारी पर राष्ट्रपति मोइज़ू ने जताया आभार। और आइए शुरुआत करते हैं। 7 अक्टूबर 2023 यानी कि आज ही के दिन 1 साल पहले हमास के आतंकी इजराइल की सीमा में घुस गए थे, जिसमें 1200 आम नागरिकों की हत्या कर दी गई। वहीं 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। उसके बाद शुरू हुआ इजराइल का बदला। इजराइल ने गाजा में हमला किया और अब तक 17,000 से ज्यादा आतंकियों को मारने का दावा किया है। इस संघर्ष में 42,000 के करीब फलस्तीनी भी मारे गए हैं। आज 1 साल बाद इजराइल का संघर्ष अभी भी जारी है और दुश्मनों में अब हमास के साथ हिजबुल्लाह और हुती भी शामिल हैं। ये रिपोर्ट देखिए। सात अक्टूबर 2023 इजराइल पर घुमड़ते आतंक के काले मेघ पिछले 1 साल से न रुकने वाली जंग के रूप में बरस रहे हैं। आतंक की सुबह ने पश्चिम एशिया को युद्ध के मुहाने पर ला खड़ा किया है। बर्बरता की सारी हदें पार करते हुए 7 अक्टूबर को हमास के आतंकी त्योहार के जश्न में सराबोर निहत्थे इजरायलियों पर टूट पड़े। रॉकेट की बौछार के साथ 1200 बेकसूर लोगों की नृशंस हत्या कर दी और करीब 250 लोगों को अगवा कर लिया। इजराइल ने इसे अपने अस्तित्व पर हमला माना और 8 अक्टूबर को गाजा पर हवाई हमला बोल दिया। फिर 27 अक्टूबर को हमास को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए जमीनी अभियान शुरू किया। इजराइल ने हमास के 40,000 से अधिक ठिकानों को निशाना बनाया, 4700 सुरंगों और 1000 रॉकेट लॉन्चर साइट को ध्वस्त किया। अब तक इजराइल पर गाजा से 13,200 रॉकेट दागे गए। हमास और अन्य गुटों के 17,000 से अधिक आतंकियों को मार गिराने का दावा किया जा रहा है। वहीं लेबनान में 6,000 से अधिक ठिकानों को तबाह किया गया। पिछले 1 साल में 5,000 से अधिक संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया। गाजा पट्टी में 42,000 फिलिस्तीनियों की मौत हो चुकी है। वहीं इजराइल के 726 सैनिकों की मौत हुई है। 380 सैनिक 7 अक्टूबर को मारे गए, जबकि उसके बाद 346 सैनिकों की मौत गाजा में लड़ते हुए हुई। इनके अलावा 4,756 इजरायली सैनिक घायल हुए।
दुर्घटनाओं में घायल 56 सैनिकों को मौत भी हुई। इजराइल ने बताया कि एक साल में 3 लाख से ज्यादा सैनिकों को भर्ती किया गया है। 7 अक्टूबर को शुरू हुई जंग धीरे धीरे क्षेत्र में फैलती जा रही है। इजराइल एक साथ कई मोर्चों पर लड़ रहा है। हमास के समर्थन में लेबनान से हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागने शुरू किए। यमन के हूती गुट ने लाल सागर में इजराइल से जुड़े मालवाहक जहाजों को निशाना बनाया। ईरान के समर्थित गुट सीरिया और इराक से भी इजराइल पर रॉकेट दागते रहे। अब ईरान ने भी इजराइल पर बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलों का हमला कर युद्ध की आशंका की आग और धक्का दिया है। हमारे साथ जुड़ रहे हैं प्रोफेसर स्वर्ण सिंह, जेएनयू इंटरनेशनल स्टडीज में हैं, और बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस खास कार्यक्रम में। सबसे पहला सवाल आपसे यही जानना चाहेंगे, आज जब एक साल पूरा हो गया है, शुरुआत हमास ने की थी, आतंकी वारदात थी। हमास के आतंकियों ने करीब 1-1.5 हज़ार लोगों को वहाँ पर इजराइल के अंदर घुसकर मार दिया था, 250 लोगों को बंधक बना लिया था, और उसके बाद इजराइल का बदला शुरू होता है। इजराइल कहता है कि 17,000 आतंकी मारे गए हैं, और इस पूरा जो संघर्ष चल रहा है उसमें 45,000 फलस्तीनी मारे गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी आज जब हम देखते हैं तो क्या लगता है आपको कि इजराइल कितना सफल हुआ है अपने इस संघर्ष में? सबसे पहले तो जो 7 अक्टूबर पिछले साल हमला हुआ हमास की तरफ से, उसको विश्व में कोई भी संस्थान, कोई भी देश उसका समर्थन नहीं करता है, ना कर सकता है। पर उसके मुकाबले में इजराइल ने पूरे एक साल में, जैसा आपकी रिपोर्ट में कहा गया, करीब 42,000 के आसपास लोग मौत के घाट उतार दिए हैं। उसका क्या कारण है, उसके लिए थोड़ा सा आपको इतिहास में देखना होगा कि जब इजराइल बना था 1948 में, तो अरब के ज़्यादातर देश उसको एक देश बनाने में सहमत नहीं थे इस तरह से इस जगह पे। और उसके साथ साथ जो उसके पड़ोसी देश हैं, जैसे लेबनान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इन सब से कई बार इजराइल का युद्ध हो चुका है। तो इजराइल के जो जहन में बात रहती है अपनी सुरक्षा को लेकर, हमेशा उसको एक तरह से आशंका रहती है कि कोई ना कोई युद्ध या कोई खतरा मंडरा सकता है उसके ऊपर। और इस तरह से आतंकी हमला होने से, जिसमें इजराइल के उस वक्त 1200 के करीब नागरिक मारे गए थे, तो उसकी चिंता केवल जानो माल तक सीमित नहीं है, क्या हमारा देश रहेगा। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी बात यह है कि इजराइल की जो रक्षा सुरक्षा की जो आप देखें तौर तरीका है, उनका जो उपकरण है, उनकी सेना है, उसका लोहा पूरी दुनिया मानती थी एक तरह से। ठीक उसी तरह से वहाँ की जो खुफिया एजेंसी मोसाद है, उसका भी जो उसकी गुणवत्ता को लेकर लोग उदाहरण देते थे। तो इस तरह से अचानक एक हमास के हमले से 1200 इजरायली मौत के घाट उतार देना, वो उनकी पूरे जीवन शैली पर एक तरह से प्रश्न चिन्ह लग जाता है। तो वो उनके जहन में इतना गहरा प्रभाव है उसका कि वो उसको वापस एक तरह से रिस्टोर करने के लिए इतना एक वर्ष से कोशिश कर रहे हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू बार बार कह चुके हैं कि वो हमास को जड़ से ख़त्म करना चाहते हैं। अब वही बात वो हिजबुल्लाह के बारे में भी कहना शुरू हो गए हैं। तो इतिहास में यदि या उनकी जहन में किस तरह की शंकाएं हैं, उसको उसके नज़रिए से देखें तो शायद इजराइल जो कर रहा है वो अपनी सुरक्षा के लिए ही कर रहा है। आज अगर हम देखते हैं, इजराइल हमास को ख़त्म करना चाहता था। हमास के कई बड़े जो लीडर हैं उनको इजराइल ने ख़त्म भी किया, और साथ ही साथ हमने गाज़ा में देखा कि पूरे गाज़ा इलाके में इजराइल ने अपनी ज़मीनी सेनाएं वहाँ पर भेजकर काफ़ी नुकसान हमास को वहाँ पर पहुँचाया। लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो हमास के कारण क्या हुआ है कि हिजबुल्लाह और इजराइल का संघर्ष शुरू हो गया है। जिस तरह से इजराइल गाज़ा में घुसा था, कहीं ना कहीं लेबनान में भी वैसा ही अब शुरू हो रहा है। और साथ ही साथ जो अन्य संगठन है जिनका ईरान समर्थन करता है, उन संगठनों से भी इजराइल का जो संघर्ष है वो शुरू हो गया है। तो ये संघर्ष जिस तरह से पश्चिमी एशिया में बढ़ रहा है, इसको लेकर के क्या कुछ कहेंगे? ये आपने बड़ा अच्छा कहा, क्योंकि ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। इजराइल का कई बार इन देशों से युद्ध हो चुका है। जहां हम लेबनान की बात कर रहे हैं, 2006 में भी इनका इस तरह से युद्ध हुआ था। 1000 से ज़्यादा लोग उसमें भी मारे गए थे। फिर बाद में कुछ बातचीत हुई तो कुछ स्थिरता बनी, फिर से युद्ध शुरू हुआ। तो हम तो महात्मा गांधी के देश से बात कर रहे हैं। तो
बार बार देखा गया कि हिंसा से हिंसा को ख़त्म नहीं किया जा सकता है, ये हमारी भारत की सोच है। तो केवल युद्ध से यदि इजराइल सोचता है कि वो अपनी सुरक्षा कामयाब कर लेगा, तो शायद हमारी सोच में तो ये उतना सटीक नहीं लगता है। जाहिर है कि किसी ना किसी तरह से बातचीत से इसका जो क्या सुलझा सकते हैं, इसको किस तरह से जो दो राष्ट्र वहाँ बनने चाहिए, दो राज्य बनने चाहिए, उनको किस तरह से बनाया जा सकता है। तो फ़िलिस्तीनी लोगों को अपना एक देश बनाने की उम्मीद बने और देश बने उनका, और इजराइल का अपना देश बने, ये किस तरह से हो पाएगा, ये मुझे लगता है ज़्यादा जटिल समस्या हो जाती है। और ख़ासकर अब जब हम देख रहे हैं कि युद्ध जो है वो बढ़ता हुआ नज़र आता है, अब उसका ईरान में भी शामिल होना, और इजराइल का कहना है कि हम उसको रिटेलिएट करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, वो सोच के बताएंगे। तो युद्ध के कम होने के, समाप्त होने के शायद इस वक्त कोई संकेत कम है, और युद्ध के फैलने की चिंता इस वक्त ज़्यादा है। तो मुझे लगता है इस माहौल में अंतर्राष्ट्रीय जो समुदाय है, जो बड़ी दूसरी शक्तियां हैं, जिनमें भारत भी शामिल है, जिसके बहुत अच्छे रिश्ते हैं, साझेदारी है दोनों इजराइल और ईरान के साथ, तो बड़ी महाशक्तियों को कुछ सोचना होगा कि किस तरह से अपना प्रभाव वहाँ बनाकर युद्ध को जल्द से जल्द समाप्त होना चाहिए। सर, यहीं पर एक अंतिम सवाल आपसे इस विषय पर जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं उस पर मैं जानना चाहता हूं। दरअसल भारत ने अपना पक्ष विभिन्न मंचों पर रखा है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जो यूक्रेन और रूस का संघर्ष चल रहा है उसको लेकर भी, और पश्चिम एशिया में भी जो संघर्ष चल रहा है उसको लेकर भी बार बार ये कहा है कि युद्ध का समय नहीं है, बातचीत से मसलों का हल होना चाहिए। तो ऐसे में अगर हम बातचीत की बात करें, डिप्लोमेसी की बात करें, कुछ थोड़ा बहुत कोशिशें भी हुई हैं इस मसले को हल करने की, तो इसमें जो बातचीत की कोशिशें हुई हैं उनको आप किस तरह से देखते हैं? क्योंकि कई सारे जो बड़े खिलाड़ी हैं वो कहीं ना कहीं परोक्ष और अपरोक्ष रूप से इसमें किसी एक पक्ष के साथ हैं। ये बिल्कुल आपने सटीक कहा कि जो भारत का योगदान है वो तो है ही। भारत ने लगातार फिलिस्तीनियों को सहायता, मानवीय सहायता पहुंचाने की कोशिश भी की है इस दौरान। पर जो बड़ी शक्तियां हैं, जैसे यूरोप के कुछ देश हैं, ब्रिटानिया है या जर्मनी है, इटली है और यूनाइटेड स्टेट्स हैं, वो ज़्यादा बड़े समर्थक हैं, और जो सेना उपकरणों की इस वक्त वहाँ ज़रूरत है इजराइल को, वो लगातार वहाँ से उनको मिल रहा है। तो मुझे लगता है इन बड़ी शक्तियों की अपनी वजह हो सकती है, या प्रधानमंत्री नेतन्याहू की अपनी कोई वजह हो सकती है कि मैंने कहा कि जैसे रुझान युद्ध को युद्ध से जीतने का इस वक्त ज़्यादा नज़र आता है, और युद्ध को ख़त्म करके शांति बनाने की जो कोशिश है वो शायद उतनी ज़ोर से सामने नज़र नहीं आ रही है। एक के बाद एक समझौते हुए हैं जिनमें नए उपकरण, नए हथियार इजराइल को मुहैया कराने की, वहाँ निर्यात करने की लगातार बातचीत सामने मीडिया में आती रहती है। तो उससे शायद युद्ध के जो एक तरह से संकेत हैं वो ज़्यादा हैं। और फिलहाल मुझे लगता है कि हालांकि एक साल पूरा हुआ, उस समय पर जिस तरह से फिर से दोबारा से सोचने की कोशिश की गई है इजराइल के अंदर और पूरे विश्व में भी, तो होना चाहिए था कि किसी तरह का शांति संदेश मिलना चाहिए था बड़ी शक्तियों से, पर इस वक्त वो शायद कम नज़र आ रहा है, और युद्ध को युद्ध से जीतने की मुझे लगता है एक कोशिश में नज़र आती है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। एक दूसरा और महत्वपूर्ण विषय हमारे पास है। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव के राष्ट्रपति के बीच में काफ़ी अच्छी मुलाकात हुई है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं पहले। सारी छुर्रियां भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं, तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। जिंदगी की हर छोटी बड़ी जरूरत के लिए आप जो सपने सजाते हैं, बस उसी उम्मीद को तो हम सहारा लगाते हैं। SIP आपकी सेविंग्स को आपकी खातिर काम पर लगाएगी। आज ही अपनी पहली SIP की शुरुआत करें। अधिक जानकारी के लिए अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श करें। LIC म्यूचुअल फंड द्वारा निवेशक शिक्षा की एक पहल। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिम के अधीन है। योजना से संबंधित सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबार, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। सर, आप बहुत लकी हैं कि आपके बेटे ने हेल्थ इंश्योरेंस और बाकी सारी फॉर्मेलिटीज टाइम से पूरी कर दी है। मेरा बेटा? तो फिर आप?
पॉलिसी बाजार। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। MDH का किचन किंग किचन में हो तो हम सब कुछ बना सकते हैं। बैंगन का भरता, आलू गोभी, भिंडी मसाला और भी बहुत कुछ। MDH सारी छुर्रियाँ भर देती हैं, दीवार हमवार कर देती हैं। तो पुट्टी भर ले, हाँ पुट्टी भर ले। वंडर वॉल पुट्टी दे एक परफेक्ट फिनिश। स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद भारत और मालदीव के बीच रिश्ते लगातार मजबूत हो रहे हैं। दिल्ली में मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों के बीच इस दौरान संबंधों की गर्मजोशी दिखी। इस दौरान दोनों देशों के बीच न सिर्फ 5 अहम समझौते हुए, बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव में रुपे कार्ड लॉन्च करने के साथ हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन भी किया। ये रिपोर्ट देखिए। सदियों पुराने संबंध और सबसे करीबी पड़ोसी और घनिष्ठ मित्र देश मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ द्विपक्षीय मुलाकात की। दोनों देशों ने आपसी सहयोग को रणनीतिक दिशा देने के लिए व्यापक आर्थिक और समुद्री सुरक्षा साझेदारी विजन को अपनाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत संकट के समय में मालदीव के लिए सबसे पहले खड़ा हुआ है। बात चाहे महामारी की हो या आवश्यक वस्तुएं या आपदा में पीने का पानी उपलब्ध कराने की हो, भारत ने हमेशा अपने पड़ोसी होने के दायित्व को निभाया है। हमारी नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन ने मालदीव का महत्वपूर्ण स्थान है। इन दोनों में हमने मालदीव में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास के लिए व्यापक सहयोग पर बात की है। मालदीव के 28 आइलैंड्स पर पानी और सीवरेज प्रोजेक्ट्स पूरे किए गए हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज़ू ने मालदीव में रुपए कार्ड लॉन्च करने के साथ ही हनी माधु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर नए रनवे का उद्घाटन किया। भारत के सहयोग से बने 700 से अधिक सोशल हाउसिंग इकाइयां भी मालदीव को सौंपी गईं। साथ ही ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट में तेजी लाने और थिलाफुशी में नए पोर्ट के विकास में सहयोग देने पर सहमति बनी। इसके अलावा भारत और मालदीव को UPI से भी जोड़ने पर काम किया जा रहा है। राष्ट्रपति मोइज़ू ने मालदीव के पर्यटन क्षेत्र के पटरी पर लौटने की उम्मीद जताई। We look forward to concluding the free trade agreement with India, which will enable us to harness the full economic potential between our countries and to increase Indian investments in both our tourism and various sectors of development. इस दौरान दोनों देशों के बीच 5 अहम समझौते पर हस्ताक्षर भी हुए। इसमें मुद्रा विनियम, न्यायिक अधिकारियों के प्रशिक्षण, भ्रष्टाचार की रोकथाम, कानून प्रवर्तन प्रशिक्षण, खेल और युवा मामले शामिल हैं। इससे पहले राष्ट्रपति मोइज़ू को राष्ट्रपति भवन में गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मोइज़ू का औपचारिक स्वागत किया। हमारे साथ प्रोफेसर स्वर्ण सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं, JNU से हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। उनसे हम बातचीत करेंगे। प्रोफेसर सिंह, अगर भारत और मालदीव के संबंधों की हम बात करें तो ये काफ़ी अच्छे संबंध हैं, काफ़ी मजबूत रहे हैं। लेकिन डॉक्टर मोइज़ू की अगर हम बात करें तो कुछ समय पहले वहाँ पर चुनाव हुए थे और उसके बाद कई तरह की खबरें भारत को लेकर के आई थी। वो भारत के राजकीय मेहमान हैं। आज की इस मुलाकात को किस तरह से आप देखते हैं? आपने सही कहा कि वहाँ चुनाव हुए थे। चुनावों में अंदरूनी जो तनाव होता है अलग अलग दलों का, राजनीतिक दलों का सत्ता में आने के लिए, उसमें हर नेता की कोशिश होती है कि जो भी हो किसी तरह से वो सत्ता में आ जाएं। तो इसलिए कभी कभी कुछ ऐसी बातें भी भाषणों में सामने आती हैं जिनका कोई ज़्यादा मायने नहीं होता है। और जैसे ही फिर नेता वो सत्ता में आते हैं तो फिर उनको शासन करना होता है, उनको विकास देना होता है, तो फिर उनकी धीरे धीरे सोच बदल जाती है। ठीक वैसे ही राष्ट्रपति मोइज़ू के साथ भी इस वक्त हो रहा है कि वो इंडिया आउट का एक नारा वहाँ लगा था, पर उसके बाद लगातार उनकी जो भाषण है, जो उनका भाषा है, उसमें लगातार बदलाव देखते हैं। यहाँ उन्होंने आकर बार बार बताया कि वो कोई भी ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे भारत के राष्ट्रहितों को या भारत की सुरक्षा को कोई भी
जिस पर बुरा असर पड़ सके, ऐसा कुछ वो कदम आगे नहीं बढ़ाएंगे। पहली बात तो ये कि चुनावों में ऐसा होता है, उसका कुछ बहुत ज़्यादा गहरा असर मुझे नहीं लगता आपसी संबंधों में हो सकता है, कुछ हद तक असर होता है। दूसरी बात, कुछ दशकों से चीन जो है वो दक्षिण एशिया में काफ़ी अपना प्रभाव बनाने में लगातार जुड़ा हुआ है, और कुछ इस तरह से जो पड़ोसी देशों के नेता हैं वो चीन के सामने भारत की बात रखते हैं, भारत के सामने चीन की बात रखते हैं, ताकि दोनों तरफ से सहायता लेकर अपने राष्ट्र का जो विकास है वो आगे बढ़ा सकें किसी तरह से। तो उसी तरह से मोइज़ू मार्च में गए थे चीन, वहाँ उन्होंने मैरीटाइम और डिफेंस को लेकर संधियाँ की, करीब 20 संधियों पर हस्ताक्षर वहाँ हुए। तो चीन भी अपना एक तरह से कोशिश कर रहा है कि प्रभाव इस क्षेत्र में बढ़ाए, पर भारत ये बार बार समझाने में सक्षम रहा है कि चीन का जो रिश्ता भारत के पड़ोसी देशों के साथ है वो केवल आर्थिक है या सामरिक है, जबकि भारत के रिश्ते भौगोलिक हैं, सांस्कृतिक हैं, भाषा के हैं, लोगों के हैं, धर्म को लेकर हैं, सब तरह के रिश्ते हैं और हमेशा से रहे और हमेशा रहेंगे भी। और ये जब इनको मुसीबत का समय आता है, चाहे वो सर्वव्यापी महामारी हो या कोई दूसरी तरह का सुनामी या कुछ और हो, सबसे पड़ोसी देश भारत है जो सबसे पहले वहाँ पहुँचता है। ये प्रधानमंत्री ने आज कहा भी। तो धीरे धीरे वहाँ के राष्ट्रपति की भाषा में, उनके व्यवहार में लगातार फर्क नज़र आता है। और आखिरी बात, मुझे लगता है कि भारत भी एक उभरती हुई शक्ति है, 5वीं सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था है, और ऐसा माना जा रहा है कि शायद 2030 से पहले ही भारत तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक व्यवस्था हो जाएगा। तो जो उपेक्षा दूसरे देशों की, पड़ोसी देशों की भारत से होती है, और या भारत की जो अपेक्षा है कि किस तरह से पड़ोसी देशों से वो तालमेल बनाएगा, उसमें ये यात्रा जो राष्ट्रपति मोइज़ू की भारत में अभी हो रही है, इसमें एक नया फ्रेम या नया टेम्पलेट नज़र आता है कि भारत किस तरह से अपने पड़ोसी देशों के साथ तालमेल बनाने में इतने पूरा बढ़कर आगे योगदान देगा, और उनकी जो ज़रूरतें हैं उसको समझेगा, और उनको साथ लेकर पूरे जो क्षेत्र की सुरक्षा है या संतुलन है या विकास है, उनको साथ लेकर किस तरह से करेगा। तो ये यात्रा मुझे लगता है एक नया आयाम, एक नया टेम्पलेट एक तरह से सामने लाती है, और ये संदेश शायद दूसरे भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनको भी पहुंचा होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। इन दोनों विषयों पर आपने काफ़ी जो अच्छी जानकारी और विश्लेषण है वो हमारे दर्शकों के सामने रखा। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी के साथ अपने इस कार्यक्रम को हम यहीं पर ख़त्म करते हैं, लेकिन जाते जाते आपको छोड़ के जाते हैं आज की महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय खबरों के साथ। नमस्कार। इजराइल हमास संघर्ष के 1 साल पूरे होने पर देश भर में इजरायलियों ने सायरन बजाया और 1 मिनट का मौन रखा। 7 अक्टूबर 2023 को हुए हमले में लगभग 1200 लोग मारे गए और 250 लोगों को बंधक बना लिया गया। 1 साल बाद भी गाजा पट्टी में 101 बंधकों को हमास ने बंदी बना रखा है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि संघर्ष के इस वर्ष के दौरान बहुत से नागरिकों को बहुत अधिक नुकसान उठाना पड़ा है। इजरायली सेना का बेरूत पर हमला जारी है। हिजबुल्लाह के गढ़ वाले इलाके को बनाया गया निशाना। लेबनान से इजराइल पर दागे गए 135 रॉकेट के जवाब में किया गया हमला। एक अन्य हमले में लेबनान के अग्निशामक कर्मियों की मौत, कई अन्य घायल। पाकिस्तान के कराची शहर के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास हुए विस्फोट में 2 चीनी नागरिकों की मौत हो गई और 10 अन्य लोग घायल हो गए। कई अन्य पाकिस्तानियों के मारे जाने की खबर है। वहीं पाकिस्तान के अलगाववादी समूह बलूच लिबरेशन आर्मी ने विस्फोट की जिम्मेदारी ली है। बोस्निया में भारी बारिश और बाढ़ ने व्यापक तबाही मचाई है, जिसमें कई लोगों की मौत हो गई है और कई लोग लापता हो गए हैं। वहीं बोस्निया में आए बाढ़ से कई घर बह गए और तबाह हो गए। यूक्रेन ने इस बात पर जोर दिया है कि वह रूस के साथ गैस पारगमन समझौते की समाप्ति के बाद उसका विस्तार नहीं करेगा। यूक्रेन की सेना ने दावा किया है कि उसने क्रीमिया में रूस के अहम तेल टर्मिनल को निशाना बनाया है, जहां से रूसी सेना को युद्ध में तेल की आपूर्ति की जाती है। फिजियोलॉजी यानी मेडिसिन में 2024 के नोबेल पुरस्कार की घोषणा कर दी गई है। इस साल का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार विक्टर एम्ब्रोस और गैरी रुवकुन को माइक्रो आरएनए की खोज और पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन विनियमन में योगदान के लिए दिया गया है। तूफान मिल्टन श्रेणी 4 तूफान के रूप में तब्दील हो गया है और फ्लोरिडा पर इसका खतरा मंडरा रहा है। तूफान के मद्देनजर फ्लोरिडा में प्रशासन ने तटवर्ती क्षेत्रों को खाली करने का आदेश जारी किया है।